फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम फेडरलिज्म वाला चैप्टर कर रहे थे, तो इसमें हमने जाना था कि फेडरलिज्म क्या है, और हमने इसके जो है 3 पॉइंट्स तक कर लिए थे कि कैसे कैसे ये 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं फेडरलिज्म में। मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये बेस्ड नहीं होता, इसमें सेंट्रल और जो है लोकल गवर्नमेंट भी होती है, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती है ना फेडरलिज्म में, वो सारी इंक्लूडेड है, ये मैंने आपको बताया था। और डिफरेंट टायर्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेशन में, और इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इनको अथॉरिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनिलेटरली नहीं है। मींस कि किसी एक के पास नहीं है, सिर्फ एक लेवल के पास नहीं है, और ये जो है चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि इनमें जो है डिफरेंट लेवल्स हैं, और ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको कंसेंट दी गई है। मतलब कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल लेवल में भी जो है पावर्स होती हैं, और जो है लोकल लेवल्स में भी पावर होती हैं, और इसमें जो है कोर्ट के पास भी पावर है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर को अलग अलग लेवल्स पे जो है इंटरप्रेट करता है। और हाईएस्ट कोर्ट जो है उसमें जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हुए हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उसको रिजॉल्व किया जाता है। और इसमें जो है रेवेन्यू वगैरह भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टेट जो है वो अपना रेवेन्यू अलग लगाती है, या फिर उसके बाद जो है सेंट्रल लेवल पे टैक्स अलग लगता है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है रेवेन्यू लेवल पे भी, वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स के जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अकॉर्डिंग होती है। फिर उसके बाद हम बात करें फेडरल सिस्टम क्या है, इसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या हैं कि हमने कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि रीजनल डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अप्रूव कर सकें। इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस और फेडरलिज्म को आगे से आगे और बढ़ाना, ताकि जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं उनमें पावर शेयरिंग की जा सके। और इससे जो है पावर शेयरिंग जब होगी, पावर शेयरिंग ही क्या है, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे कि आपने पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ा ना, तो पावर शेयरिंग में क्या होता था कि डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता था, इक्वल राइट होता था। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है, और इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट होता है। मतलब कि सभी के इंटरेस्ट को देखा जाता है, किसी एक के इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। फिर उसके बाद जो है इसमें बैलेंस ऑफ पावर है। बैलेंस ऑफ पावर का मीन्स क्या है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट है उनमें बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर है स्टेट और सेंट्रल में, मींस कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो है फेडरेशन प्रोवाइड की गई है, बैलेंस है। तो डिफरेंट रूट्स हैं इसमें। पहला रूट क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो टुगेदर इकट्ठे आएँ और उन्हें जो है सोवेरेनिटी प्रोवाइड की जाए, मींस कि राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ। सोवेरेनिटी 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। मतलब कि हमारा राइट है, हम अपने अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, मींस के जो रूलर्स होते हैं। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, आइडेंटिटी बढ़ सके, इससे क्या होगा, अलग अलग फेडरेशंस इसमें आती हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन क्या है कि जिसमें इक्वल पावर सभी को दी जाती है फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को क्या होगी, इक्वल पावर दी जाएगी। और सेकंड रूट इसमें क्या है कि इसमें जो है लार्ज कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया जाता है पावर में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बना दिए गए और नेशनल गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, 2 तरह से। जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं, वैसे ही इसमें जो है क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट बना दी गई है। जैसे कि इंडिया में स्पेन में, बेल्जियम में, इसी तरीके से जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। और ये जो है सेकंड कैटेगरी में आती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से, तो इसीलिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इसमें। फेडरेशन में कई बार अनइक्वल पावर है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल और स्टेट में दोनों को इक्वल पावर है, और इसमें क्या है कि सेंट्रल और स्टेट में पावर्स तो हैं लेकिन अनइक्वल हैं, डिवीजन की हुई है पावर्स की, लेकिन इक्वल नहीं है। और कईयों को जो है स्पेशल यूनिट्स या स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड की गई है स्टेट लेवल से, ठीक है।
तो इसी तरीके से अब इन्हें क्या ऐसा ये चीज़ है जो कि इन्हें फेडरल कंट्री बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जाना कि कैसे कैसे जो है बड़ी कंट्री है, जैसे कि इंडिया है वैसे ही श्रीलंका भी डिवर्सिटी इसमें पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अलग अलग के लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग हैं, तो कैसे कैसे जो है वो पावर शेयरिंग करते हैं, कैसे कैसे अरेंज करते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सो इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट कब बना, सबसे पहले जो है इसमें बहुत जो है लड़ाई झगड़े हुए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद जो है यहाँ पे वॉर वगैरह भी हुए और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ, तभी तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उनकी डिवीज़न हुई और इंडिपेंडेंस के बाद जो है बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इस कंट्री का पार्ट बन गई और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर उसके बाद इंडिया को उन्होंने एज अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया। तो इसी तरीके से हम जो है वर्ड फेडरेशन नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हमारा जो इंडियन यूनियन है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पे बेस्ड है, मीन्स के डिवीजन ऑफ पावर्स है, चाहे वो अनइक्वल डिवीजन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसके मेन 7 फीचर्स हैं और ये सारे फीचर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं और इसमें मोस्टली 2 टायर सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट और जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस बाद में जो है इसमें 3rd टायर भी ऐड किया गया है जिसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ भी कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि 3 फोल्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में और पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं उन पे हैं, उनमें जो है उन्हें राइट्स दिए जाते हैं। तो फेडरेशन क्या है, इसमें डिफरेंट टायर्स होते हैं जिनको सेपरेट जो है जुरिस्डिक्शन के लिए दिया जाता है कि स्टेट जो है वो स्टेट लेवल पे काम देखेगी, सेंट्रल जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम देखेगा, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जो है वो जितना एरिया उनके अंडर आता है उनके अंडर जो है वो काम देखेगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो है डिवीज़न की जाती है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, यूनिफॉर्म पॉलिसी, जो कुछ भी है इसमें यूनियन लिस्ट में आता है। और स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस से रिलेटेड, लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, जितने भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो इसमें आते हैं। और कंकरेंट जो है वो इन दोनों में से जो नहीं आते ना, जो भी यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में नहीं आते और वो कॉमन इंटरेस्ट के हैं दोनों के, तो इसीलिए वो जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्योंकि एजुकेशन तो है वो यूनियन लेवल पे भी चाहिए और स्टेट लेवल पे भी चाहिए, है ना। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, सक्सेशन, ये सारे जो हैं लॉज इस पे आते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो ऑब्वियसली जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को, तो इसीलिए हमेशा ही उन पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्रिवेल करती है। सो हमने जो है आज यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया है, कल जो है हम आगे से स्टार्ट करेंगे। सो होप you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.